हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम आज आपकी एक्सरसाइज 14 की मिसलिनियस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा समूह एक रेखा की दिक् कोज्जाओं को व्यक्त नहीं करता। ओरली सॉल्व हो सकता है बच्चों। ये हम जानते हैं कि दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योग तो 1 आना चाहिए। ये जो आ रहे हैं 3 मान, ये तो इस शर्त को कर रहे हैं पूरा, क्योंकि अगर मैं इनके वर्गों का योग करूंगा तो 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ से नहीं होगा ये शर्त पूरी, यानी ये किसी भी रेखा की दिक् कोज्जाएं नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा ए, कि इनमें से कौन सा समूह एक रेखा की दिक् कोज्जाएं नहीं है, तो वो उसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बिंदु P है जिसमें OP का मान दे रखा है 6। इसका मतलब है आपको OP वेक्टर का मोड दिया गया है 6। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब OP वेक्टर x और y अक्षों के साथ ये दो कोण बनाता है, यानी इसमें अल्फा का मान दे रखा है 45 डिग्री और बीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। इसका मतलब L क्या बन जाएगा, कोस अल्फा यानी कोस 45 यानी 1/√2, M बन जाएगा कोस बीटा यानी 1/2, जबकि N का मान मुझे ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले तो L² + M² + N² बराबर 1 की सहायता से हम N का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/2, 1/4 और N² बराबर 1, जिससे N का मान बन जाएगा बच्चों ±1/2। तो हमें L, M और N के मान मिल चुके हैं। इससे होगा क्या, इससे हमें वास्तव में इकाई सदिश OP कैप मिल जाएगा, जिसका मान होता है LI कैप + MJ कैप + NK कैप। सारे मान हमारे पास हैं बच्चों, ये रहे L, M और N के, ये मान यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो 1/√2 I कैप, 1/2 J कैप और ±1/2 और K कैप, जब हम L, M और N के मान को यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये OP कैप का मान आ गया। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि OP कैप का क्या मतलब होता है बच्चों, OP वेक्टर और बटे में OP वेक्टर का मोड। यदि मैं वज्र गुणा कर दूं तो OP वेक्टर का मान क्या बन जाएगा, OP वेक्टर का मोड इनटू में आ जाएगा OP का इकाई सदिश। OP वेक्टर के मोड का मान दिया गया है हमें 6, ये रहा, और ये हमने OP कैप का मान ज्ञात कर रखा है। इसको एज इट इज नोट कर देते हैं। तो 1/√2 I कैप + 1/2 J कैप और ±1/2 और K कैप। 6 का अंदर गुणा कर दो तो 3√2 और I कैप + 3 J कैप और ±3 K कैप। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक सदिश 3I की दिक् कोज्जाएं ज्ञात करनी है। 3I का मतलब बनेगा 3I + 0 J कैप + 0 K कैप। तो ये बन गए दिक् अनुपात 3, 0, 0। यदि मैं इसमें A² + B² + C² के रूट का भाग लगा दूं, ये A, ये B और ये C, तो उत्तर आएगा 3। तो हमारे पास आएगा 3/3, 0/3 और 0/3। हल करने पर 1, 0 और 0, ये बन जाएंगी दिक् कोज्जाएं। तो आपका सही ऑप्शन बन जाएगा बच्चों ख। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें इस रेखा का सदिश रूप नोट करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वैसे आप जानते हो, तो मैं सीधा ही नोट कर रहा हूँ। R वेक्टर इज इक्वल, यहाँ पर बिंदु बनेगा 3, 4, -7। तो 3I + 4J - 7 K कैप, जिससे रेखा गुजरती है। लैम्डा गुणा में इससे बनने वाला सदिश -2I कैप -5J कैप प्लस में 13 K कैप बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो इस आंसर के साथ ये मैच हो रहा है बच्चों, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमें दो सरेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। अब इसमें इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, तो हम लोग इसका आंसर अपने हिसाब से ज्ञात करते हैं। ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है बच्चों। तो हमें जिन जिन मान की आवश्यकता होती है उन मान की ज्ञात कर लेते हैं। हमें A2 माइनस जो A1 वेक्टर होता है उसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें से इसको लेते हैं घटा। तो 9 में से 5 गया तो ये बन जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो 6 J कैप, और 15 में से 3 गया तो 12 K कैप। ये एक मान।
ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ज्ञात कर लेते हैं B1 और B2 का वज्र गुणन बच्चों। तो I, J और K कैप। B के घटक हैं, पहले इसके घटक 5 -16 और 7। B2 के घटक हैं 3, 8 और -5। इसको हल करते हैं तो 80 में 56 जाएगा तो 24 I कैप। और J वालों को यदि मैं ज्ञात करूँ तो -25, -21, -46 यानी प्लस का 46 J कैप। और इनको हटा दूँ तो 40 और 48 यानी कि 88 K कैप बच्चों। ये B1 और B2 के वज्र गुणन से हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों के बिंदु गुणन की भी आवश्यकता होती है, तो हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का बिंदु गुणनफल लेंगे B1 और B2 के वज्र गुणन से। अब एक एक करके करते हैं घटकों का गुणा। 24 का 4 से गुणा कर दूं तो 96 बच्चों। 6 का 46 से गुणा कर दूं तो 276। और आखिर में 12 का 88 से गुणा करना पड़ेगा, तो 88 का 12 से गुणा यहाँ हल कर लेते हैं। 12 × 96, 6 और 9, 12 × 96 और 9 105। ये आपका उत्तर बन जाएगा 1056। इनका बच्चों हमें योग भी करना पड़ेगा, तो 6 × 18, 6 और 7 13 और 9 22, 2 2 यहाँ 12 और 2, ये उत्तर बनेगा। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें B1 और B2 का जो वज्र गुणन है बच्चों, उसके मोड की भी आवश्यकता होती है। उसका मोड ज्ञात करने के लिए इसे घटक देखो ये है, इनके वर्ग करने हैं। तो पहले इसका वर्ग 24 का बन जाएगा 576, 46 का वर्ग बन जाएगा बच्चों 2116 और 88 का वर्ग बन जाएगा बच्चों 77 और 44 इसका रूट। इसको भी हल करना पड़ेगा। 6 हासिल 1, 8 9 4, 13 का 3 हासिल 1, 6 7 और 7 14 हासिल 1, 3 और 7 10, 10,436 का रूट बच्चों। इसको एल टी छोड़ रहा हूँ ये समीकरण नंबर 6 लगा के। अब मुझे D का मान ज्ञात करना है बच्चों। उसका सूत्र होता है B1 क्रॉस B2 का पहले बिंदु गुणन लिया जाता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से, और बट्टे में लिखा जाता है B1 क्रॉस B2 का मोड। इसके बाहर यदि मोड की आवश्यकता पड़े तो सारे मान हमारे पास हैं बच्चों, तो 1428 के अंदर इसका भाग लगा देता हूँ, जो कि आपके किसी भी आंसर से मैच नहीं करेगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से ही आंसर आने वाला है बच्चों इसका। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन, दो रेखा की दिक् कोजय निम्न संबंधों के द्वारा दी गई हैं और हमें उनकी दिक् कोजयों को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन एकमात्र है हमारे पास। तो इसको क्वेश्चन को हल करने का सिस्टम देखिए कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जो हमारे पास दिए गए संबंध हैं उनको नोट कर लेता हूँ। पहले को नाम देता हूँ समीकरण 1 और दूसरे को नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2 बच्चों। अब समीकरण 1 से किसी भी एक राशि का मान ज्ञात कर लो। तो मैं समीकरण 1 से L का मान ज्ञात कर रहा हूँ बच्चों। वो L का मान आएगा 5m माइनस में 3n। यहाँ से ये रख दूंगा 2 में। 2 में रखने पर 7 गुणा में L स्क्वायर, L की जगह 5m माइनस 3n का स्क्वायर और प्लस 5m स्क्वायर माइनस में 3n स्क्वायर बराबर 0। इसको हल करूँगा तो 25, 175 और 5 180m स्क्वायर माइनस 30, 7 माइनस 210 mn 63 माइनस 3 यानी 60n स्क्वायर बच्चों। इसको थोड़ा और हल करते हैं तो इसमें भाग जाएगा 3 का भी और 0 का, यानी हम लोग 30 से भाग कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर बन जाएगा 6m स्क्वायर, बीच में बचेगा माइनस 7mn और लास्ट में 2n स्क्वायर 0। इसके गुणनखंड करने हैं तो ये 6m स्क्वायर माइनस लिखा 3mn माइनस 4mn और प्लस में 2n स्क्वायर बराबर 0। इनमें से कॉमन लिया 3 और m, तो बाकी बचा 2m माइनस n।
इनमें से -2 और n कॉमन लिया तो बचेगा 2m और माइनस में n, जिससे इसके गुणनखंड बन जाएंगे बच्चों 2m माइनस n और 3m माइनस 2n बराबर 0। इसका मतलब या तो 2m माइनस n का मान 0 होगा या 3m माइनस 2n का मान 0 होगा। तो हम इनको दो केस बनाकर हल करेंगे बच्चों। अब जब ये हो, फर्स्ट कौन सा केस है बच्चों, ये 2m माइनस n वाला। यदि 2m माइनस n बराबर 0 तो समीकरण 1 में रख दो इसको वापस। अब वहाँ पर यदि हम लोग देखें तो l माइनस 5m प्लस में है 3n, l माइनस 5m प्लस में 3n बराबर 0। इसके अंदर हम लोग m का मान पुट कर देते हैं। देखो बच्चों, m का मान यहाँ से देखो कितना आएगा, n/2 आएगा। m का मान कितना बन जाएगा, n/2। तो m की जगह लिख देते हैं n/2, यहाँ पे 3n और यहाँ पे 0। इसको थोड़ा ठीक करते हैं तो ये बन जाएगा l प्लस n/2 इक्वल 0। यानी यहाँ से l बराबर बन जाएगा -n/2। इसको लिख लेता हूँ l/-1 इक्वल n/2 वज्र गुणन से। ध्यान से देखो, जब हमने इसको लिया था तो ये वाला मान आया था। इसका मतलब क्या बन सकता है, m/1 बराबर n/2। इन दोनों मानों को इक्वल कर दूं तो मेरे पास आएगा l/-1 m/1 और n/2। अब हम जानते हैं कि दिक् कोज्यों के समानुपाती राशियों को दिक् अनुपात बोलते हैं। तो ये वास्तव में आ रहे हैं दिक् अनुपात। तो हम लिखेंगे इसलिए DRS वो क्या आ जाएंगे, -1, 1 और 2। दिक् कोज्यें ज्ञात करनी होती हैं तो बच्चों इससे वर्क करते हैं, a² + b² + c² रूट लगाकर लगा देते हैं भाग। तो आ जाएगा -1/√6, 1/√6 और 2/√6। ये आपकी पहली रेखा की दिक् कोज्यें आ गई बच्चों। इसी प्रकार दूसरा केस 3m माइनस 2n, 3m माइनस 2n बराबर 0। इससे हम मान निकालेंगे और इसको भी रखेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या थी बच्चों, l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल में 0। यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर लो और वो n का मान देखो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 3m/2। वो इसके अंदर पुट कर दो तो l माइनस 5m प्लस 9m/2 बराबर 0 बन जाएगा। ओवरऑल l माइनस m/2 बराबर 0, यानी कि l/1 बराबर बन जाएगा m/2। इसको यदि ध्यान से देखूं तो ये जो 3 है इसका भाग इधर लगा दूं तो n/3 बराबर क्या आ रहा है, m/2। तो यदि इन दोनों मान को इक्वल कर दूं तो हमारे पास आएगा l/1 m/2 और n/3। समानुपाती राशियां दिक् अनुपात बन जाएंगी। तो यहाँ से हमें मिल रहे हैं DRS जो कि हैं 1, 2 और 3। वर्गों का योग कर दूं और उसके ऊपर रूट लगा दूं तो भाग लगाने पर हमें मिल जाएंगे DCS यानी कि दिक् कोज्यें 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ये दूसरी रेखा की दिक् कोज्यें होंगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक रेखाखंड के अक्षों पर प्रक्षेप दिए गए हैं। एक बात सोचिए, यदि मैं ये मान लूं कि ये जो रेखाखंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका एक सिरा मूल बिंदु पर है और दूसरा सिरा इसका P है, तो इसका x अक्ष पर जो प्रक्षेप आएगा वो वास्तव में क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार y अक्ष पर जो प्रक्षेप आएगा वो बन जाएगा y कोऑर्डिनेट और इसी प्रकार z अक्ष पर जो प्रक्षेप आएगा वो बन जाएगा z कोऑर्डिनेट बच्चों। तो इस प्रकार इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -3, 4 और -12 बच्चों। ये O का मतलब होता है मूल बिंदु। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस रेखाखंड की जो है लंबाई उसको ज्ञात करो। तो रेखाखंड की लंबाई का मतलब होगा OP और P के बीच की दूरी वो आ जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -12 के स्क्वायर का रूट बच्चों। यह आएगा 9, ये 16, ये 144 का रूट, लास्ट में ये वैल्यू मिलने वाली है बच्चों हमें। ये हमारा एक आंसर बन गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालनी है, रेखा की दिक् कोज्यें।
ये हमारा बन गया रेखाखंड। इसके दिक् अनुपात बनेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो हमें DRS मिल रहे हैं बच्चों, क्या वही जो कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 3 4 और माइनस 12। इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट का लगाऊंगा भाग, वो यही आएगा। तो आगे जो दिक् कोजाएं बनने वाली है ना बच्चों, वो इसमें भाग लगाऊंगा। तो माइनस 3 बटे में 13, 4 बटे में 13 और माइनस 12 बटे में आ जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। पहले इस बात पर फोकस करते हैं। इस बिंदु को नाम ए दे देता हूँ, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ बी। इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करता हूँ। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट। तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये उस रेखा का समीकरण आ गया जो मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु कौन होता है बच्चों? 0 0 0 से गुजरती है। इससे गुजरने का मतलब क्या होता है बच्चों? x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 और z के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस a बटे a डैश माइनस a, माइनस b बटे b डैश माइनस b और माइनस c बटे c डैश माइनस c आ जाएगा। तो ये वाले माइनस तो हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो a डैश माइनस a अपॉन a, b डैश माइनस b अपॉन b और c डैश माइनस c अपॉन c आ जाएगा। अब इनको दो स्टेप में बांट लो। देखो a डैश माइनस a और इनका भाग करूं तो 1, b डैश अपॉन b माइनस 1 और c डैश माइनस c डैश अपॉन c माइनस 1। सब में से एक एक हटा दूं तो ओवरऑल बचेगा a डैश अपॉन a इक्वल b डैश अपॉन b इक्वल c डैश अपॉन c। तो फाइनली हमें ये वाला संबंध मिल रहा है। इसके इक्वल मान लेता हूँ बच्चों के, ये कोई कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में a डैश का मान बन जाएगा a के, वज्र गुणन से b डैश का मान b के और c डैश का मान बन जाएगा c के बच्चों। इसको नाम दे देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 2। ये वो संबंध है जिसको हम यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास बिंदु है p, ये a और b, इनकी मूल बिंदु से जो दूरियां उनको बोला गया है p और p डैश। तो OA का मान ज्ञात करूं जो कि वास्तव में आएगा p और a के बीच की दूरी, वो आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, समीकरण नंबर 3। और OB का मतलब है p डैश जो कि O और B के बीच की दूरी है, वो आएगी a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से। अब हमें इसमें एक बात सिद्ध करनी है, वो ये वाली बात है बच्चों। असल में ये मान हमें सिद्ध करना है। तो मैं इसकी जो LHS को उठा रहा हूँ सबसे पहले। तो LHS है बच्चों a डैश प्लस b डैश प्लस में c डैश। अब a डैश का मान देखो यहाँ से a के, b डैश का मान b के और c डैश का मान है c के, समीकरण नंबर 2 से लिखा है। इनको ठीक करके लिखूं तो k कॉमन आ सकता है, शेष बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू में k। ये LHS का मान आ गया। अब RHS में हमारे पास चल रहा है p इंटू में p डैश, जिनके मान हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किए हैं। तो यहाँ से मान लिखूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, और p डैश का मतलब है a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश के स्क्वायर का रूट। अब a डैश b डैश और c डैश के मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 से, जो कि है a के स्क्वायर b के का स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा c के का स्क्वायर विद इन दी रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला मान हम लोग सेम नोट कर देते हैं बच्चों। इसमें से कॉमन ले लेते हैं के स्क्वायर, जो कि बाहर आके बनेगा के, शेष अंदर क्या बचेगा रूट के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इनका आपस में गुणा करूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा k। ध्यान से देखिए, यही आपकी LHS भी थी, यही आपकी RHS भी आ रही है, और अंत में हमें यहीं तक सिद्ध करते हुए आना था बच्चों। तो इस प्रकार आपकी विविध के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही।
अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।